चलिए आज के क्लास में स्टार्ट हो जाएगा पेपर 7। बीएससी पार्ट 3 पेपर 5 का क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग आज अब पेपर 7 में आ जाएंगे। पेपर 7, अब पेपर 7 में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको शॉर्ट में जो है NA के नाम से जानेंगे। NA मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस। सबको हेडिंग दीजिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस से टोटल जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से टोटल 5 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ये 5 क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे ताकि 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से हम लोग दे सकें। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको शॉर्ट में NA कहेंगे, अब ये क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ समझने के बाद तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, ग्रुप A में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये आपका ग्रुप A में पूछा जाता है। ग्रुप A ये आपका ग्रुप A में पूछा जाएगा। चलिए अब सबको लिखिएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस, रिकल एनालिसिस is that branch of mathematics which deals consult numerically real values which deals concerned to finding the numerical values which may result from evaluation of formulas, solutions of equations, या फिर इन्फ्लुएंसेस drawn from tabulated data
tabulated data in numerical analysis. The main objective is to find an approximate real root. चलिए पहले इसको ना उतार लीजिए आप बढ़िया से। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में हमने क्या क्या लिखा है इसको समझिए। ये सब रटना उठना नहीं है, ये कॉपी का खूबसूरती के लिए हमने इसको लिखा दिया। अब इसको समझिए। हमने लिखा न्यूमेरिकल एनालिसिस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which consult to finding the answer numericals values which may result from evaluation of formulas, solution of equations या inferences drawn from tabulated data। देखिए पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बुक में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ज्ञात करेंगे, न्यूमेरिकल्स आंसर्स को ज्ञात करेंगे। वो कहाँ से? तो वो हम लोग जो फॉर्मूलाज बताया जाएगा वहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू को निकालेंगे, या फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे वहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू को निकालेंगे, या फिर इन्फ्लुएंस डाटा से हम लोग जो है न्यूमेरिकली वैल्यू को निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। तो वही लिखा गया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स आंसर को ज्ञात करते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो ये हम लोग जो फॉर्मूलाज जो बताया जाएगा वहाँ से ज्ञात किया जाएगा। इवैल्यूएशंस ऑफ फार्मूलाज, ढेरों समीकरण होगा उसको सोल्व जो हम लोग करेंगे तो वहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू को ज्ञात करेंगे, न्यूमेरिकल्स आंसर को ज्ञात करेंगे। इसके बाद इन्फ्लुएंस डाटा जो आपको बताया जाएगा वहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग का न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो वहाँ पर हम लोग आते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में मेन जो हम लोग का उद्देश्य होता है वो होता है क्या? तो वो होता है अप्रॉक्सीमेट रियल रूट निकालना। अप्रॉक्सीमेट रियल रूट को निकालना ही हम लोग का मेन उद्देश्य होता है। किसमें? ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बुक में हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है क्या? अप्रॉक्सीमेट रियल रूट को निकालना। बात समझ गए? तो ओवरऑल हमने 4-5 ठो बात हमने आपको बताया, तो उसमें से देखिए क्या बताया, एक बार सुनिए फिर से, तब आगे बढ़ जाएंगे हम। तब बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेट रियल रूट क्या होता है, रियल रूट क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे।
हमने कहा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स आंसर को ज्ञात करेंगे। वो कहाँ से? ये आपका फॉर्मूला से, समीकरण को सॉल्व करेंगे वहाँ से, इसके बाद इन्फ्लुएंस डाटा जो बताया जाएगा वहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स आंसर को ज्ञात किया जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस के पूरे बुक में हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा क्या? अप्रॉक्सीमेट रियल रूट को निकालना। अप्रॉक्सीमेट रियल रूट को निकालना ये हम लोग का मेन उद्देश्य होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा। वही बात साफ साफ लिख दिए हैं, इन न्यूमेरिकल एनालिसिस द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट रियल रूट। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट रियल रूट क्या होता है इसको समझिए आप, क्योंकि हम लोग का पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बुक में मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो तो यही होगा, अप्रॉक्सीमेट रियल रूट को निकालना। जैसे यहाँ पर बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेना इसका मतलब यह हुआ कि x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण लिया गया। अगर पूछ दिया जाए कि ये जो समीकरण है ये कैसा समीकरण है तो क्या बता सकते हैं? ये जो इक्वेशंस है ये तो आप कहिएगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ऐसे इक्वेशन को जो है अलजेब्राइक इक्वेशंस कहा जाता है। ऐसे इक्वेशन को जो है अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं जिसमें x मौजूद हो, वेरिएबल मौजूद हो। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर करने के लिए कह दिया जाए तो निश्चित तौर पर इसका आप रूट निकालिएगा। तो रूट जो निकालिएगा मतलब x का मान निकालिएगा। तो x का जो मान निकालिएगा तो वही आपका मान जो निकलेगा, तो x का 2 को मान आएगा, एक आपका 2 आएगा, दूसरा ये आपका 3 आएगा। तो x का 2 मान आएगा 2 और 3। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक इस इक्वेशंस हैं, ऐसे इक्वेशन को जब सोल्व हमने किया तो x का जो मान निकाला तो 2 को मान आया, एक 2 आया, दूसरा 3 आया। ऐसे इक्वेशन में जो इसका रूट जो आया हुआ है वो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि आपका रियल रूट है, हाँ या नहीं? साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 और 3 जो है इस इक्वेशंस का रियल रूट है, अप्रोक्सीमेट रियल रूट नहीं, रियल रूट है ना? ये हो गया। तो बोलने का सेंस यहाँ पर यह है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग सोल्व करने के लिए बचपन ढेरों प्रकार सीखे हुए हैं। जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग कार्डेंस मेथड पढ़े हुए हैं बीएससी पार्ट 1 में। इसके बाद अगर 4th पावर रहे तो उसके लिए आइलर्स फार्मूला से आपको जो सो वो सोल्व करने के लिए बताया गया है। इसके बाद अगर 5 पावर रहे, 10 पर रहे, n पावर रहे, उसके लिए हम लोग बीएससी पार्ट 1 में जो है डी माइवर्स थ्योरम पढ़े हुए हैं। और डी माइवर्स थ्योरम की मदद से अलजेब्राइक इक्वेशन कितनों पावर का रहे उसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ इक्वेशन रहे, जैसे यहाँ पर देखिए आप पहली बार नाम सुनेंगे यहाँ पर, लेकिन हम ये सब बताते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में। देखिए जैसे एक इक्वेशन ले रहे हैं, अब वो इक्वेशन है आपका cos x आप प्लस ये आपका log x आप प्लस ये आपका e⁻x बराबर 0। बात समझिएगा, ये तो आपसे पूछ दिया गया कि ये इक्वेशन का नाम क्या है। आपने कहा कि ये अलजेब्राइक इक्वेशंस है जो कि आप बचपन में पढ़े हुए। लेकिन वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो, लॉग मौजूद हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद हो, ऐसे इक्वेशन को जो है ट्रांसीडेंटल, ऐसे इक्वेशन को ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहा जाता है। एक बार सुनिएगा फिर से, हमने कहा वैसा इक्वेशंस जिसमें कि ट्रिमेट्रिक फंक्शंस मौजूद हो, इसके बाद लॉग मौजूद हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को सोल्व कैसे हम लोग करेंगे। तो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 11th क्लास में हम लोग बताते हैं, क्योंकि 11th तो आप सब पढ़े हैं नहीं। तो यहाँ पर भी जो हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे सब इक्वेशन को सोल्व जो करते हैं, और सोल्व करके अगर मान कहे निकालने के लिए आप इसका रियल रूट नहीं निकाल सकते।
तो इस सब का जो मान निकलेगा, जो भी मान आएगा वो आपका एप्रोक्सीमेट रियल रूट आएगा, एप्रोक्सीमेट रियल रूट आएगा। ये जो मान आएगा वो आपका एप्रोक्सीमेट रियल रूट आएगा। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है, एप्रोक्सीमेट रियल रूट। तो हमने क्या कहा, अगर ऐसा सब समीकरण अगर आ जाए, क्या इसको सॉल्व कर पाइएगा? सॉल्व करके इसका रियल रूट आप नहीं निकाल पाइएगा। तो ऐसे सब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग अप्रोक्सीमेट रियल रूट को ज्ञात कर सकें। बात समझ गए? तो ऐसा सब ढेरों इक्वेशन होगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड से। चलिए, इतना कुछ होने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको उतार लीजिए, ये जो बताया इसको उतार लेना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा बीएससी पार्ट 1 का जो भी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उसको थोड़ा सा हम रिकेप करेंगे। तो रिकेप जो करेंगे उसको सबको देखिएगा। जैसे मैं बात किया जाए इंटरवल के बारे में, इंटरवल का तो लगभग हम लोग समझिए कि लगभग सवाल 99.9% सवाल में हम लोग यूज करेंगे इंटरवल का, न्यूमेरिकल एनालिसिस के पूरे किताब में। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का किताब पढ़ने के लिए एक कैलकुलेटर भी खरीदना होगा। बिना कैलकुलेटर का आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक आप नहीं पढ़ सकते। हालांकि जब एग्ज़ाम हॉल जाएंगे तो वहाँ पर भी एक कैलकुलेटर अलाउ रहेगा आपको ले जाने के लिए। तो आप कैलकुलेटर लेकर के आप एग्ज़ाम हॉल जा सकते हैं, वहाँ सवाल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपको एक कैलकुलेटर भी खरीद देना है, ताकि जो भी यहाँ पर थ्योरी बताया जाए, इसके बाद सवाल दिया जाए बताने के लिए एक्स्ट्रा सवाल, तो वो आप रूम पर बैठ के बना सकें। इसीलिए कैलकुलेटर लेना ही होगा, चाहे आज लें या एग्ज़ाम होते वक्त लें, लेकिन लेना ही होगा। तो उससे अच्छा है अभी ले लें। इसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक को डिटेल से पढ़ाई करें। चलिए, अभी तक में इतना बात हो गया। हमने अब क्या कहा, हमने कहा न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक पढ़ने के लिए थोड़ा सा 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा का जो बातें हैं, बेसिक बातें, उसको हम रिकेप करेंगे। तो इतना कुछ होने के बाद, अच्छा, रियल रूट और अप्रोक्सीमेट रियल रूट क्या हुआ सबको समझे? जैसे ये सब समीकरण है, सॉल्व करेंगे, फट से रियल रूट दिया, लेकिन इस सब समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर रियल रूट नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट रियल रूट मिलेगा। इसलिए जितना भी सवाल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उस सारे सवाल में आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट रियल रूट मिलेगा। इसीलिए हमने साफ साफ लिख दिया कि पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा आपका अप्रोक्सीमेट रियल रूट का। बात समझ गए? लगभग मान पर हम लोग अगर पहुँच जाए तो वही हम लोग का मेन उद्देश्य हो जाएगा। चलिए, इतना कुछ होने के बाद भाई हम लोग अब रिकेप करेंगे थोड़ा सा। ये सब बातें अभी आप समझ लीजिए, फिर बाद में जब सवाल हम बताएंगे तो वहाँ पर अब ये सब नहीं पूछिएगा, क्या कि जो बताने जा रहे हैं सब बच्चा वाला चीज़ है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं इंटरवल के बारे में, जिसका हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे। इंटरवल, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतराल। याद रखिएगा भाई, इंटरवल टोटल 4 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल, जो आप जानते हैं बचपन से। इसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अच्छा, क्लोज और ओपन आप कैसे आप बोल दिए, समझ गए? ये वाला अगर ब्रैकेट है तो मतलब ये हो गया ओपन, और ये वाला अगर है तो मतलब क्या, क्लोज। इंटरवल टोटल 4 प्रकार का होता है। ओपन इंटरवल,
क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल। बात समझ गए? चलिए अब ये सब का क्या मीनिंग होता है इसको अभी हम बताएंगे। इसको पहले उतार लीजिए आप। चलिए इतना कुछ होने के बाद इंटरवल को और भी अलग अलग तरीके से सिंबल है उसका, लेकिन वो सब का भी यहाँ पर काम है नहीं। लाइन सेगमेंट पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस सब का अलग अलग सिंबल है, उस सब का काम नहीं है। काम लोग को इतना टका है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ये आपका x जो है ये आपका बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में। देखिए इसका क्या मतलब होता है बताएंगे। x बिलोंग्स कर रहा है ये क्लोज इंटरवल ए बी में, इसका क्या मतलब होता है बताएंगे। x बिलोंग्स कर रहा है ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में, इसका क्या मतलब है बताएंगे। इसका x बिलोंग्स कर रहा है क्लोज ये ओपन इंटरवल ए बी में, इसका क्या मतलब होता है बताएंगे। अब यहाँ पर समझिए भाई, इस सब का सेम मतलब होता है कि x अगर ए बी में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग्स कर रहा है या क्लोज में किसी में भी करे, तो सब का ये वो सेम मतलब होता है। और सब का सेम मतलब देखिए क्या होता है, ये जो x है वो निश्चित तौर पर a से बड़ा होगा और ये आपका b से छोटा होगा। जैसे यहाँ x अगर इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो निश्चित तौर पर x आपका a से बड़ा होगा और b छोटा होगा। x अगर इसमें बिलोंग्स कर रहा है इसका मतलब x a से बड़ा होगा और ये b छोटा होगा। x अगर इसमें बिलोंग्स कर रहा है इसका मतलब x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। लेकिन ये सब में कॉमन बातें हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए। अगर यदि ओपन रहे तो ये हो जाएगा, लेकिन x अगर क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग्स करे तब आपको इसके साथ साथ आपको इक्वल टू भी लगाना है। जैसे दोनों में क्लोज है ना, तो ये आपका इक्वल टू भी लगाना है दोनों में। अगर यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं, जहाँ पर क्लोज रहेगा वहाँ पर लगाना है आपको इक्वल टू। तो यहाँ पर क्लोज है तो यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लोज है तो यहाँ पर लगाएंगे। तो बोलने का सेंस यहाँ पर यह है कि जहाँ पर क्लोज इंटरवल रहे तो वहाँ पर बाउंड्री भी शामिल रहता है। बाउंड्री शामिल रहना इसका मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, ये बाउंड्री ना है, ये बाउंड्री यहाँ पर शामिल है कि नहीं। बात समझ गए? तो क्या होता है ना, जहाँ पर क्लोज इंटरवल रहे वहाँ पर बाउंड्री भी शामिल रहता है और जहाँ पर ओपन रहे वहाँ बाउंड्री शामिल नहीं होता है। देखिए तो पहले जो लिखे थे उस सब में कॉमन था कि नहीं, कि ए से बड़ा और बी से छोटा। जहाँ पर रहेगा क्या क्लोज इंटरवल तो वहाँ इक्वल टू भी लगाना है, तो वहाँ बाउंड्री भी शामिल रहेगा, कोई दिक्कत। जैसे हम कहें कि x बिलोंग्स क्या ओपन इंटरवल ए बी में, तुरंत बोलना है कि x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। x अगर क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग्स कर रहा है इसका मतलब x a के बराबर a से बड़ा होगा और b के बराबर से छोटा होगा। x अगर ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग्स कर रहा है इसका मतलब x a से बड़ा है लेकिन b के बराबर b से छोटा है। x अगर क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में है इसका मतलब x a के बराबर a से बड़ा है और b से छोटा है। इस सब का मतलब समझ गया। चलिए इसको कॉपी में उतार लीजिए आप, इसका बार बार हम यूज करेंगे। चलिए ये होने के बाद अब जो है चलिए अब कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को देखिए आप। कुछ पॉइंट्स का मतलब देखिए भाई, जैसे इन्फिनिटी और प्लस ये आपका इन्फिनिटी है, ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी है, ये आपका इन्फिनिटी है। जैसे इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी हो उसका मान क्या इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में किसी भी फाइनाइट नंबर को जोड़िए वो आपका इन्फिनिटी ही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे वेयर ये आपका c इज फाइनाइट, c जो है ये आपका क्या है फाइनाइट नंबर है। इन्फिनिटी में किसी भी फाइनाइट नंबर को जोड़िएगा तो क्या देगा इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी में किसी भी फाइनाइट नंबर को हटाइए तो वो आपका इन्फिनिटी देगा। इस सब बात को याद रखना है कि वेयर c इज ये आपका फाइनाइट नंबर, यहाँ c फाइनाइट होना चाहिए। अगर c इन्फिनाइट है तब वो आपका इन्फिनिटी नहीं होगा, तब वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा जो भी लिखाएंगे।
ये पांचों ठो बात याद रखना है कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में जोड़िए इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में घटाइए इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी रहे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में किसी फाइनाइट नंबर को जोड़िए इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी में किसी फाइनाइट नंबर घटाइए इन्फिनिटी होगा। हाँ, तब वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। अभी मुझे बताएं ना ये वाला बात। जैसे आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखिए भाई, जैसे किसी भी नंबर को आप अगर 0 से अगर भाग कीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो मान देगा वो मान आपका क्या देगा, बोलिए बोलिए, इन्फिनिटी। किसी संख्या को 0 से भाग दीजिए क्या होगा, इन्फिनिटी। ये सब बात याद रखना ताकि यहाँ पर बार बार ज़रूरत ना पड़ेगा। जैसे देखिए कहीं पर आपको दिखाई पड़ जाएगा 0/04, इन्फिनिटी/4, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 4, इसके बाद 0 गुना इन्फिनिटी 4, 1 पावर इन्फिनिटी 4, या फिर 0 पावर 04, इन्फिनिटी पावर 04, 7 को पूरा 3 6 7। इस सातों का सातों फॉर्म जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। ये चारों सातों का सातों फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगा। क्या बोले, 0 गुना इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म? नहीं, 0 कैसे, नहीं उसका कोई मान नहीं है, वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। बात समझे? तो मैथ में टोटल 7 गो होता है फॉर्म, और ये सातों फॉर्म को क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब आइए कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी का एक थ्योरम है जो 12th क्लास में बीएससी पार्ट 1 में और बीएससी पार्ट 2 में हम पढ़ाए हुए हैं, जो अगर मेन कोर्स पढ़े होंगे शुरू से तब। अब थ्योरम क्या है सबको सुनिए। इफ f(x) be a continuous function on closed interval ab, and fa and fb are opposite sign, that is fa गुना fb, then at least one point then at least 1 points vanish on closed interval AB। चलिए, ये जो थ्योरम है ना, पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस का थ्योरम सब जो हम सॉल्व करेंगे उसमें ये वाला बात हम यूज करते रहेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जितना भी थ्योरम बताएंगे उस सारे थ्योरम में हम ये वाला बात तो यूज करिए लेंगे,
और इसी थ्योरम की मदद से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच पाइएगा बहुत जल्दी। अब ये थ्योरम क्या कहता है इसको बढ़िया समझेंगे, बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे और ग्राफ के माध्यम से भी इसको समझेंगे, ताकि कहीं पर अगर यूज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। क्या सबको लिख लिए है? सुनिए, हम जो बोल रहे हैं ना इसको सुनिएगा एक बार, इसके बाद तब समझाएंगे। हमने कहा f(x) कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन है। f(x) कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कहाँ पर? क्लोज इंटरवल AB पर, मतलब AB पॉइंट पर ये आपका कंटिन्यूअस है। इसके बाद यहाँ पॉइंट क्या हो गया? दो गो A और B, हालांकि इसके बीच में ढेरों पॉइंट है, लेकिन A और B दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे। f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में। इसके बाद ये आपका fa एंड ये आपका fb, ये दोनों जो है अपोजिट साइन रख रहा है। कैसा साइन? अपोजिट मतलब उल्टा चिन्ह रख रहा है। मतलब fa और fb का जो गुना है वो आपका अपोजिट साइन रख रहा है। इसका मतलब क्या रख रहा है? 0 से कम निगेटिव रख रहा है। हम जो बोले नहीं समझे? अपोजिट का मतलब कि एगो प्लस में आना, एगो माइनस में आना। किस में हो गया? माइनस में। अगर मान लीजिए एक प्लस में एक माइनस में आया तो माइनस में आया, तो माइनस में आना मतलब 0 से कम होना। अगर ये मान लीजिए प्लस में, ये माइनस में, मान किस में दिया? गुना करने के बाद निगेटिव में। यही हमने कहा अपोजिट साइन रख रहा है। दोनों का गुना जो है अपोजिट साइन रख रहा है, मतलब दोनों कोई अपोजिट साइन रख रहा है। तब कम से कम एगो पॉइंट होगा क्लोज इंटरवल AB में जो कि क्या कर जाएगा? वेनिस शब्द का मतलब समझते हैं? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम जब नहीं समझे, हम बोले वेनिस शब्द कितना बार यूज कर चुके हैं। तब देखिए, तो ये सेम थ्योरम BSc पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। याद अगर होगा, एडवांस कैलकुलस जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर सेम थ्योरम पढ़ाए हुए। एक बार सुनिए फिर से। f(x) कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, और fa और fb जो है ये अपोजिट साइन रख रहा है। तब कम से कम एगो पॉइंट होगा क्लोज इंटरवल AB में जो कि क्या कर जाएगा? वेनिस कर जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये करा थ्योरम सबको याद हुआ कि f(x) कैसा फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन, और fa और fb दोनों क्या रख रहा है? अपोजिट साइन रख रहा है। तब कम से कम एगो पॉइंट मिले, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा। कहाँ पर? क्लोज इंटरवल AB में, जो कि क्या कर जाएगा? वेनिस कर जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस थ्योरम का बार बार यूज करते रहेंगे। इसी थ्योरम की मदद से सारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब इसको ना ग्राफ के माध्यम से थोड़ा बढ़िया समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। चलिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं भाई। एकदम मस्त बुक है न्यूमेरिकल, इसीलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा। लेकिन हाँ, कंटिन्यू क्लास में रहिएगा, इसके बाद सारा बात आप समझ पाइएगा। हाँ, न्यूमेरिकल से 5 क्वेश्चन तक, और सब मस्त मस्त सवाल रहेगा। जो तुम गुस्से का लगेगा वो इसी का आंसर दे दें हम जब बोले नहीं समझे नहीं तो पेपर 7 में 3 ग्रुप हो गया ना। न्यूमेरिकल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, LPP हो गया, 3 ग्रुप हो गया। चलिए, अब यहाँ पर देखिए भाई, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम 3 गो फिगर बनाएंगे। तो फिगर के माध्यम से इसको समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पर देखिए भाई, ये आपका x एक्सिस हो गया,
और ये मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस में। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इसके बाद चलिए अब यहाँ देखिएगा भाई, यहाँ पर लेते हैं ए पॉइंट और यहाँ पर लेते हैं बी पॉइंट। अब y बराबर एफ एक्स का एगो हम ग्राफ लेते हैं। ये हमने y बराबर एफ एक्स का ग्राफ लिया हुआ है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका ए पॉइंट पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपका ए। और ये जो है ये आपका कहाँ पर है? बी पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये आपका बी है। अगर आपसे पूछ दे हम यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक बी, मतलब ये कह सकते हैं कि ए और बी ये आपका क्या हो गया? क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक बी है। आपसे अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछ ले, मतलब लेंथ पूछ ले, तो क्या बता सकते हैं कितना होगा? बी माइनस ए। याद रखना कि क्लोज इंटरवल ए बी का जो लेंथ होती है वो आपका बी माइनस ए होता है। ये बेसिक पार्ट में बता चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये आपका बी माइनस ए हो गया। ये फंक्शन आपका y बराबर एफ एक्स है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a है तो ये जो फंक्शनल मान होगा ये वाला, ये मान कितना हो जाएगा? ये आपका एफ बी हो जाएगा। y का फंक्शनल मान कितना? y का फंक्शनल मान एफ बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है तो y का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? एफ बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला अगर पूछ दे मान की बोलिए कितना होगा तो क्या बता सकते हैं? यहाँ पर इसका फंक्शनल मान कितना हो जाएगा? ये आपका एफ बी हो जाएगा। नहीं समझे बात? अरे भाई एक्स का मान यहाँ क्या है? ये वाई का, ये वाई एक्सिस के पहले तो वाई का मान हो जाएगा, तब हाँ एफ ए हो जाएगा। ये एफ ए हो गया, ये हो गया एफ ए और ये आपका हो गया एफ बी। अब यहाँ पर बात समझिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। इसका क्या मतलब है? मतलब ए से बी में फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, इसका मतलब ए से बी तक में ग्राफ कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब ने बताया दे रात में गौतम जी, क्लास जब ले रहे थे कंटिन्यूअस का, डिफरेंशियबिलिटी का, ये सब मस्त से बताए हुए हैं कि फंक्शन का कंटिन्यूअस होना ए से बी पॉइंट पर, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी पर, इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी तक में ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए तो क्लोज इंटरवल ए से बी तक में ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ है क्या? लगातार है, कंटिन्यूअस है। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात क्या कह रहा था कि एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन रखे। यहाँ देखिए तो एफ ए आपका प्लस में है और एफ बी किस में है? माइनस में है। तो एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन रखा, तब क्या कर रहा था? कम से कम एगो पॉइंट ऐसा मिलेगा क्लोज इंटरवल ए से बी तक में जो कि आपका वेनिश कर जाएगा। यहाँ पर देखिए तो क्लोज इंटरवल ए बी तक में एगो पॉइंट ऐसा मिला जो कि आपका वेनिश कर गया। वेनिश करना इसका क्या मतलब?
जीरो होना। यहाँ पर देखिए ना एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर आपका वेनिस किया कि नहीं, यही तो किया गया। फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन का जो मान है वो आपका वेनिस कर गया। यही थ्योरम कर रहा था। तो थ्योरम का हर एक बात समझ आया कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ये फंक्शनल एफ ए और एफ बी जो है ये अपोजिट साइन रखना चाहिए। अब तीसरा बात क्या हुआ कि अगर ऐसा है तब कम से कम एगो पॉइंट मिलेगा क्लोज इंटरवल ए बी में, जो कि आपका क्या करेगा, वेनिस कर जाए। कोई दिक्कत, तो वेनिस किया कि नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एगो वर्ड क्या लिखा हुआ है, कम से कम, एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है। कम से कम का मतलब एक तो होना ही है, साथ ही साथ एक से अधिक भी होना है, तो उसका भी ग्राफ हम बना के दिखाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना। चलिए हो गया आपका फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 इसको उतार लीजिए पहले आप। ये आपका फिगर नंबर 1 हो गया। अब आते हैं फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर ये आपका 2 बनेगा। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन हो गया। हमें क्लोज इंटरवल ए बी पर लेना है, तो यहाँ पर ले लेते हैं ए पॉइंट और यहाँ पर ले लेते हैं आपका बी पॉइंट। चूँकि एक्स एक्सिस पर है इसीलिए ये आपका एक्स का मान हो जाएगा। अब दूसरा क्या बनाएंगे भाई, मेरा मन में दिमाग में चल क्या रहा है, दिमाग में ये चल रहा है कि ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में। अब की बार ई वाला को माइनस में कर दिया जाए और ई वाला प्लस में कर दिया जाए, यही ना बात हुआ। और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ग्राफ बन गया। बोलिए ये जो ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए से बी तक में। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। बोलिए तो इसका फंक्शनल मान क्या होगा, ये वाई वाला का, ये आपका एफ ए और ये वाला कितना, ये आपका एफ बी। ये आपका ए से बी तक का जो लंबाई होगा क्लोज इंटरवल का कितना होगा, बी माइनस ए हो गया इसका लंबाई। इसके बाद देखिए भाई ये x बराबर a है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान a है, और x बराबर b है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका b है। इसीलिए क्लोज इंटरवल ए बी का लंबाई b माइनस ए हो गया। यहाँ पर देखिए सेम बात ही कहा कि नहीं, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, इसका मतलब a से b तक में ग्राफ कहीं भी उठा हुआ नहीं होना चाहिए। तो a से b तक में कहीं ग्राफ उठा हुआ नहीं है। इसके बाद एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन रख रहा है। इसके बाद तब कहता है कि कम से कम एगो पॉइंट मिलेगा क्लोज इंटरवल ए बी में, जहाँ पर कि फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान ये आपका वेनिस कर जाएगा। यहाँ पर वेनिस किया कि नहीं, कोई दिक्कत। ये हो गया दूसरा फिगर बन गया। अब तीसरा नंबर फिगर बनाएंगे भाई हम। देखिए भाई ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसके बाद ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं ए पॉइंट और यहाँ पर ले लेते हैं बी पॉइंट। इसको ले लेते हैं ऊपर में और इसको ले लेते हैं नीचे। अब कहीं भी आप ले सकते हैं, अब तो समझ गया बढ़िया से। y बराबर एफ एक्स का हम ग्राफ लेने जा रहे हैं।
देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका ए हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका बी हो गया। और ये जो मान हो जाएगा ये आपका फंक्शनल मान, ये आपका एफ ए। और यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा ये फंक्शनल मान, ये आपका एफ बी हो गया। देखिए तो भाई ये फंक्शन ए से बी तक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस होना इसका मतलब ए से लेके बी तक में ग्राफ कहीं भी उठा हुआ नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ यहाँ पर एफ ए और एफ बी ये दोनों अपोजिट साइन रख रहा है, तब कम से कम एगो पॉइंट मिलेगा क्लोज इंटरवल ए बी में जो कि क्या कर जाएगा, वेनिश कर जाएगा। कम से कम का मतलब समझे कि नहीं? एक तो मिलवे करेगा, एक से अधिक भी मिल सकता है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर कितना पॉइंट ऐसा मिल गया, 5 पॉइंट मिल गया जो कि आपका वेनिश कर गया। कोई दिक्कत? इसको भी उतार लीजिए आप। फिगर नंबर ये आपका 3 हो गया। अब इतना कुछ होने के बाद अब जो है आगे आपका थ्योरम है, लेकिन ये वाला बात ये अब कहीं भूलना नहीं है। चलिए आगे है आपका बाइसेक्शन मेथड। हाँ, रिकेप ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेन किताब में आ गए, जिसमें सबसे पहला थ्योरम है भाई बाइसेक्शन मेथड, या फिर इसी को जो है बोल्जेनो मेथड भी कहा जाता है। बाइसेक्शन मेथड कहें या फिर बोल्जेनो मेथड कहें। बोल्जेनो मेथड इसीलिए क्योंकि ये बोल्जेनो जो है ये मैथमेटिशियन का नाम है, इन्होंने ही ये आपका मेथड दिया था, इसीलिए इसको बोल्जेनो मेथड कहा जाता है। लेकिन मेन जो है वो क्या है, बाइसेक्शन मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। नाम से ही क्लियर है, बाइसेक्शन मेथड मतलब क्या, विभाजित करना बराबर बराबर भागों में, ये हुआ। देखिए न्यूमेरिकल को अगर डिटेल से पढ़ लिया जाए तो कम से कम 30 या 31 वीडियो बनेगा। डिटेल से अगर क्लास अगर इसका ले लिया जाए तब, इसीलिए हड़बड़ाइएगा नहीं कब तक चलेगा क्या होगा नहीं होगा, इसलिए पहले बता, लंबा बुक है, आप पढ़ना डिटेल से। हाँ, 1 महीना तक चलेगा बुक, लेकिन तब 2 घंटा कर देंगे, जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। अब ये बाइसेक्शन मेथड या बोल्जेनो मेथड ये अब लंबा है। लंबा का मतलब कि जिस तरह से ये बताया जाएगा बाइसेक्शन मेथड, सेम उसी प्रकार इस पर बेस्ड सवाल बनेगा, मतलब कहीं पर एक पॉइंट में अंतर होना नहीं है। अब ये बाइसेक्शन मेथड या बोल्जेनो मेथड क्या है, इसके बारे में कल से हम चर्चा करेंगे। तो कल से जो है आपको आना है, तो कल से 7 बजे से लेकर 8:30 बजे 9 बजे तक क्लास आपका होते रहेगा। तो कल क्या होगा, इसका थ्योरम पढ़ने के बाद लेटेस्ट सवाल पढ़ लेंगे तो सारा बात याद हो जाएगा। बात समझ गए? कल से जो है आपको सुबह 6 बजे भी आना है क्लास, कल से सुबह 6 बजे भी आना है। वो इसीलिए क्योंकि सुबह 6 बजे में आपका स्टार्ट कर देंगे हम LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बात समझ गए? ये भी आपका पेपर 7 का ही है, ये भी आपका पेपर 7 का ही हो गया। तो ये आपका 1 घंटा आपका चलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे 3 सवाल पूछा जाता है। ये ग्रुप सी में पूछा जाएगा। हम जो बोले सबको समझे, क्योंकि ये जो TMBU है बहुत सीरियस है अभी।
अभी देखिए पार्ट 1 का दिया सब्सिडरी का डेट, अभी तुरंत लेटेस्ट 11 तारीख से ले रहा है, क्योंकि बच्चा सोचा होगा कम से कम 10 दिन समय मिलेगा ना, लेकिन ये पूरा सीरियस है। आई सब होने के बाद कब पार्ट 3 का अनाउंस कर देगा, दे दिया है ना सितंबर से। और क्या बात कर रहे हैं आप, एग्ज़ाम पास करना है कि नहीं, आपको 90 प्लस नंबर चाहिए कि नहीं, गजब बात करते हैं। समय रहने बाद क्या नहीं कर देंगे जी। पाठा वाला को पढ़ा के निकाल दिए, 7 दिन 8 दिन का गेपिंग था ना आपके सब था, कितना नंबर 90 से प्लस नंबर कितना को लाया। पेपर 7 में सबसे अधिक नंबर पेपर 7 में है, सबसे अधिक नंबर जो है पेपर 7 में ही है। इसलिए ये मत सोचिए कब क्या होगा, डेट निकल जाने के बाद क्या नहीं होगा। लेकिन अभी डेट नहीं निकला तो डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। तो TMBU है, कब क्या होगा पता नहीं, थोड़ा सा कष्ट करके सुबह सबको आइए। जैसे अभी देखिए क्लास लिए, कितना मस्त तरीके से क्लास ली, सबको आइएगा, क्या होगा थोड़ा कष्ट है ना होगा। पार्ट 3 जब निकल जाएगा तो ऑनर्स कम तो ग्रेजुएट कर लाइएगा फिर तो कल से आपका नया बुक स्टार्ट हो जाएगा, LPPR सबसे मस्त बुक। ये भी आपका मस्त है समझिए। तो हम जैसे गेम नहीं खेलते हैं इधर उधर करके, वैसे वाला LPP है। ये मत समझिए खाली ग्राफेस बढ़ा हुआ है, आधा क्वेश्चन ग्राफ पूछता है, अब बाकी जो है उस सब आपका पूछेगा। सिंपलेक्स मेथड सब बताएंगे, ढेरों मेथड है यहाँ पर। तो कल से कितना बजे, 6 बजे सुबह, 6 से 7 1 घंटा। अब बाकी ये 7 बजे से लेके 9 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक क्लास होते रहेगा। बढ़िया से पढ़िए, कम समय में ख़त्म हो जाएगा।